Hello everyone, welcome to my next video for the class 9, and in my today's video I will be sharing with you the solution of the chapter number 3 titled Ishwaran the Storyteller of the book Moments. So do watch the video till end of it and feel benefited, and if you are new to the channel then do subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon so that you can get the notification of all my new videos as soon as they get uploaded on this very channel. So as I already told you, the chapter number 3 is the Ishwaran the Storyteller, and it is written by R.K. Lakshman, a very famous writer again. Now on your screen you have the question number 1, and according to the question number 1, in what way is Ishwaran an asset to Mahindra? ईश्वरन जो है किस तरह से महिंद्रा के लिए एक असेट है. असेट मतलब एक वैल्यूएबल पर्सन. तो चलो इसका आंसर देखते हैं. ईश्वर इज़ एन एसेट टू महिंद्रा. ईश्वर जो है महिंद्रा के लिए एक वैल्यूएबल पर्सन है एज ही अकम्पनीज हिम एवरीवेयर, क्योंकि वो हमेशा महिंद्रा के साथ जाता है. जहाँ भी महिंद्रा जाता है उसके साथ साथ वो रहता है. ही कुक्स फूड फॉर हिम. ईश्वरन महिंद्रा के लिए खाना पकाता है. वॉशेस क्लोथ से कपड़े धोता है. क्लीन्स द लिविंग प्लेस. महिंद्रा जहाँ पे रहता है उस जगह को साफ करता है वो. एंड एंटरटेन्स हिम विद हिज यूनिक स्टोरीज. और इसके अलावा वो क्या करता है, ईश्वरन महिंद्रा का मनोरंजन करता है अपनी यूनिक स्टोरी से. अपनी यूनिक मतलब अनोखी कहानियों से ईश्वरन का वो मनोरंजन करता है. चलिए इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे. ईश्वरन जो है अपरूटेड ट्री को जो हाईवे पर पड़ी हुई थी उसको कैसे डिस्क्राइब करता है. व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स. इस तरह डिस्क्रिप्शन देके वो अपने लिसनर्स के माइंड में किस तरह का इफेक्ट क्रिएट करना चाहता है. चलो ये 2 क्वेश्चन, इनके आंसर्स हम एक एक करके देखते हैं. तो आंसर इसका बनेगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ईश्वरन वुड रेज हिज आईब्रोज इन अ कर्व. जब भी ईश्वरन कहानी सुनाता तो अपनी आईब्रोज को वो ऊपर की तरफ उठा लेता है जो कि कर्व शेप में उठती. एंड रेज हिज आर्म्स इन अ ड्रामेटिक गेस्चर. अपने हाथ को जो है एक ड्रामेटिक, जैसे एक नाटककार होता है अपनी बॉडी के पार्ट को मूव करता है, वैसे अपने हाथ के ऊपर मूव करता है वो. He would say that once he was walking down the empty highway all alone. और वो बताता है कि एक बार वो अकेले एक हाईवे पर अकेला चल रहा था. He saw a huge beast lying on the road. उसने एक बड़े से बीस्ट को, बीस्ट मतलब एक एनिमल को रोड पे पड़े हुए देखा. He thought of going back. वो सोचा कि चलो वापस चलते, लेकिन बट एज ही गॉट क्लोजर, जैसे ही वो उस बीस्ट के पास, जो उसको लग रहा था उसके पास पहुंचता है, ही सॉ दैट इट वॉज अ ट्री. उसने देखा कि वो कोई बीस्ट नहीं, वो एक पेड़ है. दैट हैड ब्रोकन, जो टूट गया है, एंड फॉलन ऑन द रोड, और जो कि रोड पर गिर गया है. इट्स ब्रांचेज अपीयर टू बी द बीस्ट लिम्स. अब उस पेड़ की जो ब्रांचेस थे वो ऐसे लग रहे जैसे कि बीस्ट के लिम्स हो. लिम्स मतलब उसके आर्म या लेग्स हो. किसी पर्सन के 4 लेग्ड एनिमल के जो आर्म्स होते हैं या लेग्स होते हैं उनको हम लिम्स कहते हैं. ठीक है, तो ब्रांचेस इस तरह से रोड पे फैले जैसे कि एक बीस्ट के लिम्स होते हैं. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. अब हम देखते हैं इसका हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर क्या बनता है. अब वो ऐसा क्रिएट करके क्या बताना चाहता है सीन. ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ सीन इन लिसनर्स माइंड सो दैट ही वुड गेट कैप्टिवेटेड इन द स्टोरी. वो ऐसा सीन इसलिए क्रिएट करता है कि इसको, इस कहानी को सुनने वाले जो लोग हैं उनके जो स्टोरी में वो बिल्कुल कैप्टिवेट हो जाएं, उस बिल्कुल खो जाएं. ईश्वरन वांटेड टू क्रिएट क्यूरियोसिटी इन द माइंड ऑफ द लिसनर एज टू व्हाट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी. ऐसा करके ईश्वरन जो है अपने जो कहानी सुनने वाले, जो उसके कहानी सुनने वाले जो लोग होते हैं उनके मन में ये उत्सुकता पैदा कर देता है कि वो आगे जाने की, आगे कहानी में क्या हुआ. ठीक है, तो वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है ऐसा करके अपने लिसनर्स के माइंड पे. चलो जी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर. अब ईश्वरन जो है टस्कर की स्टोरी को कैसे नरेट करता है. टस्कर क्या होता है. टस्कर मतलब अ मेल एलिफेंट विद लार्ज लॉन्ग पॉइंटेड टीथ. एक मेल एलिफेंट जिसकी लंबे पॉइंटेड टीथ होते हैं उसको हम टस्कर कहते हैं. ठीक है, डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल. क्या वो प्लॉसिबल अपीयर होता है. प्लॉसिबल मीन्स रीजनेबल. चलो इसका आंसर देखते हैं. फर्स्टली ही गेव एन इंट्रोडक्शन दैट हिज विलेज वॉज सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट. शुरू में एक वो इंट्रोडक्शन देता है कि उसका जो गांव था घने जंगल से घिरा हुआ था. द वुड वॉज प्रोसेस्ड एट द टिम्बर यार्ड. और उस जंगल की जो लकड़ी थी उसको प्रोसेस किया जाता था टिम्बर यार्ड पर. टिम्बर यार्ड होता है एक ऐसा यार्ड जहाँ पे वुड को स्टोर किया जाए. ठीक है, एंड द लॉग्स, और जो बड़े बड़े लकड़ के जो गट्ठर थे पेड़ के, दे वर ट्रांसपोर्टेड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट. उनको लॉरियों तक ले जाया जाता था एलिफेंट्स के द्वारा. ही एडेड दैट द बीस्ट वर ह्यूज.
वो बाकी आगे वो कहानी बताता है कि जो बीस्ट थे, वो जो एनिमल थे वो बहुत बड़े थे। बीस्ट कौन? एलिफेंट्स। एंड इन केस वन ऑफ देम वेंट मैड, और उनमें से एक जो है वो मैड हो जाता है, मतलब अपने दिमाग का संतुलन खो बैठता है। एंड इट कुड नॉट बी कंट्रोल्ड, और वो बीस्ट जो है, वो एनिमल जो है, जो एलिफेंट जो था, उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है, इवन बाय एन एक्सपीरियंस महावत। एक एक्सपीरियंस महावत के द्वारा भी इसको जो है कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। महावत क्या होता है? एलिफेंट ड्राइवर, जो एलिफेंट को कंट्रोल करता है। ही वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ ए स्टोरी, ईश्वरन अपनी कहानी के एक्साइटमेंट इतना खो जाता था दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। और उस एक्साइटमेंट में वो फ्लोर से खड़ा होता और जंप करता और अपने पैर को जो है उस मैड एलिफेंट की तरह जो पैर पे पटकता। मतलब एमुलेशन का मतलब होता है इमिटेशन, कॉपी करता है, मतलब एलिफेंट की तरह नकल करता है, अपने पैर को भी ज़मीन पर पटकता है, ज़ोर ज़ोर से मारता है। ईश्वरन्स टैलेंट ऑफ नरेटिंग स्टोरी वॉज प्रेजवर्दी। ईश्वरन का जो ये टैलेंट जो था कहानी सुनाने का, बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय था। ही पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक इट एंग्रोसिंग फॉर द लिसनर्स। वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है, बहुत कोशिश करता है कि अपने एलिफेंट्स को लिसनर्स को जो है वो एंग्रोस कर सके। एंग्रोसिंग मीन्स एब्जॉर्विंग ऑल वंस अटेंशन, एक व्यक्ति का पूरा अटेंशन अपनी तरफ ध्यान एकत्रित कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड एंग्रोसिंग। तो अपनी जो कहानी जो जिनको सुनाता था उनका ध्यान पूरा अपनी कहानी की तरफ महिंद्रा जो है वो आकर्षित कर लेता था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। ऑथर को ऐसा क्यों लगता है कि ईश्वरन जो है एक टीवी की एब्सेंस को जो महिंद्रा के लाइफ में जो है उसे क्वार्टर में जो वो मेकअप कर लेता है, उसे पूरा कर लेता है, मतलब उसकी कमी को महसूस नहीं होने देता टीवी की। चलो इसका भी आंसर देखते हैं। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी। ईश्वरन जो है एक टीवी की एब्सेंस को ज़्यादा मेकअप कर पाता है, कवर कर पाता है महिंद्रा की लाइफ में, उनके लिविंग क्वार्टर्स में, बिकॉज हिज स्टोरीज वर सो एंटरटेनिंग। उसकी जो कहानियाँ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग थी, मनोरंजन से भरी हुई थी। दैट एवरी नाइट दैट मेड अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी, दैट हर रात जो है जो टीवी की जो एब्सेंस थी महिंद्रा की लिविंग प्लेस से वो पूरी हो जाती थी। ही वुड एन्जॉय द यूनिक वे इन विच ईश्वरन नरेटेड अ स्टोरी। महिंद्रा जो था जिस यूनिक तरीके से, जिस डिफरेंट तरीके से ईश्वर कहानी सुनाता था उसको बहुत एन्जॉय करता था। एंड दैट जो वे जो था उसका स्टोरी का, इट वॉज फुल ऑफ एडवेंचर, सस्पेंस एंड हॉरर। जो ईश्वरन का स्टोरी सुनाने का जो तरीका था वो एडवेंचर से भरा हुआ था, सस्पेंस से भरा हुआ था और हॉरर, फियर से भरा हुआ था। ओके, चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि महिंद्रा कॉज घोस्ट और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। महिंद्रा जो है घोस्ट और स्पिरिट्स को जो एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन कहता है। फिगमेंट मीन्स इमेजिन दैट सीम्स टू बी रियल बट इज़ नॉट। एक ऐसी इमेजिनेशन जो रियल नज़र आती है लेकिन होती नहीं है, उसको फिगमेंट कहते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपन्स टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट। फुल चांदनी रात को उसके साथ क्या होता है महिंद्रा को। तो चलो इसका भी आंसर हम फटाफट से देख लेते हैं। महिंद्रा स्कोल्स ईश्वरन एंड सेज दैट घोस्ट डू नॉट एग्जिस्ट। महिंद्रा जो ईश्वर को डांटता और कहता है कि घोस्ट नाम की कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में, घोस्ट होते ही नहीं है, भूत होते ही नहीं है। ऑन अ फुल मून नाइट ही वोक अप, एक चांदनी रात को वो उठता है अपनी नींद से। एज ही हर्ड समवन क्राइंग, जैसे कि वो किसी की रोने की आवाज़ सुनता है तो वो अपनी नींद से उठता है। एट फर्स्ट ही थॉट दैट इट वॉज अ कैट। उसको पहले तो ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्ली होगी, विच वॉज हंटिंग माइस, जो कि चूहे का शिकार कर रही होगी। बट एज द साउंड ग्रू लाउडर, लेकिन जैसे साउंड वो जो है रोने का बढ़ता जाता है एंड हार्शर हो जाता है और थोड़ा सा कर्कश हो जाता है, ही वॉज टेम्प्टेड टू पीप आउट ऑफ द विंडो। वो टेम्प्टेड हो जाता है, मतलब उसके अंदर एक इच्छा जागती है कि खिड़की से बाहर मैं देखूं। इन द वाइट मून लाइट, उस सफ़ेद चांदनी रात में ही सॉ अ डार्क शेडी फिगर। उस चांदनी रात में एक डार्क शेडी फिगर जो उसको नज़र आती है, जिसने कि होल्ड किया होता बंडल इन इट्स आर्म्स, से अपने हाथों में एक बंडल को पकड़ा हुआ था। इनिशियली ही गॉट स्केर्ड, शुरुआत में महिंद्रा जो है वो डर जाता है, बट ओवर केम एट इट एज ही फेल्ट दैट हिज सबकॉन्शियस माइंड हैड प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम। लेकिन जल्दी वो समझ आता कि जो बेहोशी जो हालत जो थी उसकी नींद से जो उठा था, उसने उसके दिमाग ने उसके साथ एक कोई ट्रिक खेली, कोई चाल खेली है, वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। आगे क्या होता है, द नेक्स्ट डे द प्रेजेंस ऑफ घोस्ट वॉज कन्फर्म्ड बाय ईश्वरन। अगले दिन घोस्ट की मौजूदगी को जो है ईश्वरन कन्फर्म करता है और महिंद्रा रियलाइज़ करता है कि दैट ही एक्चुअली सॉ अ घोस्ट। और तब महिंद्रा वास्तव में महसूस करता है कि सच में उसने कल रात को एक भूत को देखा था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लीव
एट अ हॉन्टेड प्लेस, उस हॉन्टेड प्लेस में वो रहना नहीं चाहता था। हॉन्टेड प्लेस क्या होती है? एक ऐसी जगह जहाँ पे फ्रीक्वेंटली गोस्ट आते रहते हैं, अ प्लेस फ्रीक्वेंटेड बाय गोस्ट, ठीक है। एंड सो महिंद्रा जो क्या करता है, ही रिज़ाइन फ्रॉम द जॉब, वो अपनी जॉब को जो है वहाँ से इस्तीफ़ा दे देता है, रिज़ाइन कर देता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6, चलो उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी। ये आपके व्यूज़ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने अपने चेंज हो सकते हैं। मैंने इसमें अपने व्यूज़ दे रखे, आपको जो लगे आप आंसर्स को चेंज कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो आंसर बना वो है कि आई थिंक द स्टोरी हैज़ एंडेड इन अ गुड वे। मेरे को लगता है कहानी एक अच्छी तरीके से एंड हुई है। आई कैन नॉट थिंक ऑफ अनदर एंडिंग फॉर द स्टोरी। कुछ और एंडिंग इसका मुझे लगता नहीं कि हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इसके साथ ही मैंने अपनी वीडियो की एंड पे पहुंच गई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्प करेगी। अगर आपको पसंद आए, हेल्प की करती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, आई विल बी सून बैक विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।